आज स्टार्ट करते हैं सेकंड टूल, दैट इज क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, क्या होते हैं क्लोनिंग वेक्टर? देखो, ऐसे वेक्टर किसको बोलते हैं? पहले क्लोनिंग की बात करते हैं। क्लोनिंग मतलब जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल कॉपीज बना सकें, क्लोन बना सकें, मल्टीपल क्लोन बना सकें। ठीक, वेक्टर जो हमारे डिज़ायर्ड जीन को कैरी करने का काम करे। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो मल्टीपल क्लोन बनाने के रिस्पॉन्सिबल हो और हमारे जीन को कैरी कर सके, उसे हमने बोल दिया क्लोनिंग वेक्टर। समझ में आ गई? अब एक क्लोनिंग वेक्टर कुछ भी हो सकता है, लाइक एक क्लोनिंग वेक्टर एक प्लाज्मिड हो सकता है, एक क्लोनिंग वेक्टर किसी बैक्टीरियोफेज को बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके पास वैसे और भी बहुत सारे तरह के होते हैं, कॉस्मिड, फेजमिड्स, हमें नहीं ध्यान देना है। मैंने सिर्फ बेसिक 2 बताए हैं, हम मेन करेंगे एक ही, प्लाज्मिड। अब इस क्लोनिंग वेक्टर में क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए हमें? क्योंकि मल्टीपल क्लोन बनाने हैं तो हर एक क्लोनिंग वेक्टर के एक डिज़ायर्ड कॉपी नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉपी नंबर। कॉपी नंबर का मतलब क्या है कि जब भी वो अपने स्पेसिफिक होस्ट में इंसर्ट हो तो वो कितनी कॉपीज उसकी बना सकता है, कितने मल्टीपल क्लोन्स उसके बनाएगा, वो उसकी क्या है? कॉपी नंबर। सपोज मैं कहूँ कि ये जो प्लाज्मिड होता है वो बैक्टीरियल होस्ट में जाने के बाद 15 कॉपीज़ बनाएगा, तो 15 उसका क्या है? कॉपी नंबर। अगर मैं ये कहूँ कि बैक्टीरियोफेज उसके अंदर जाकर 100 कॉपीज़ बनाएगा, तो 100 क्या है उसका? क्लियर है पॉइंट? अब हमें क्या पढ़ना है, मेन ध्यान देना है कि अब अगर मैं एक क्लोनिंग वेक्टर की बात करती हूँ तो एक एक्चुअल और एक डिज़ायर्ड, एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट? अब ध्यान से देखो, हम 1 बाय 1 इनके पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि क्या चीज़ होनी चाहिए किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने को चाहिए इसके अंदर, दैट इज़ ओराई। ओराई का मतलब होता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या मतलब होता है? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो पॉइंट है जहाँ से एक डीएनए रेप्लिकेट किया जाता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी हम इस क्लोनिंग वेक्टर में अपना डिज़ायर्ड डीएनए इंसर्ट करेंगे तो हमें इस डिज़ायर्ड डीएनए को लिंक करना पड़ेगा किसके साथ? विद ओराई। क्यों लिंक करना पड़ेगा? ताकि हमारी जो डिज़ायर्ड डीएनए है इसके कॉपी होने के चांसेस मैक्सिमम हो। कॉपी होने के चांसेस कितने हो? तुम खुद से एज्यूम करो। सपोज ये मैंने एक प्लाज्मिड लिया, दिस इज़ ओराई। ठीक, अब इस ओराई के पास मैंने यहाँ पे अपना डिज़ायर्ड जीन डाल दिया। नेचुरल सी बात है, जब ये यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा सबसे पहले मेरे जीन को कॉपी करेगा, क्योंकि मैंने उसको उसके पास इंसर्ट किया, उसको लिंक कर दिया है। बट अगर मैं लास्ट में इंसर्ट करूँ इस जगह पर तो क्या होगा? हो सकता है बीच में ही कहीं पे रेप्लिकेशन रुक गई, तो हमारे जीन की डिज़ायर्ड कॉपीज़ बनने के चांसेस कम है। बात समझ में आ गई? इसलिए ओराई होना ज़रूरी है ताकि जितने भी हमारे पास एग्जैक्ट जितनी हमें कॉपीज़ चाहिए, जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है उसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉपी बन सके। क्लियर है पॉइंट? बात करते हैं दूसरी चीज़ की। ऐसी कौन सी और चीज़ होनी चाहिए? तो एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर में एक सेलेक्टेबल मार्कर का होना भी बहुत ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? सेलेक्टेबल मार्कर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है विच सेलेक्ट, जिसका काम क्या होगा? सेलेक्ट करना। एंड दूसरा काम क्या होगा? डिफाइन करना, या फिर मैं ये बोलूँ कि मार्क करना
द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि जब हम किसी भी डीएनए के अंदर, किसी भी वेक्टर के अंदर अपना डिज़ायर्ड जीन डालेंगे वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। बट मैं कैसे पहचानूंगी कि किसके अंदर डला, किसके अंदर नहीं डला? तो इसलिए इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर? तो सेलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए। तो क्या चीज़ है जो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करेगी? अगर मैं एग्जांपल देखूं तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो एक क्लोनिंग वेक्टर में प्रेजेंट होता है वो हमेशा एक सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है आगे मैं वर्किंग कराऊंगी तब हम उसमें देखेंगे। क्लियर? क्या मैं सेलेक्टेबल मार्कर समझ में आया? अब इसके थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं हम। थर्ड पॉइंट कहता है क्लोनिंग साइट। क्या होना चाहिए इसके अंदर? क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट मतलब जिस जगह पर आप अपना डिज़ायर्ड डीएनए इंसर्ट करेंगे, या फिर मैं इसी क्लोनिंग साइट को ये भी बोल सकती हूँ रेस्ट्रिक्शन साइट। जहाँ पर डीएनए कट होगा वहीं पे तो अपना डीएनए इंसर्ट होगा। ठीक है? तो हमारी क्लोनिंग साइट कैसी और कितनी होनी चाहिए? तो वो कहता है कि जो क्लोनिंग साइट है दैट शुड ऑलवेज बी वन। कितनी होनी चाहिए? नॉट मोर देन वन। एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब रीज़न, एक से ज़्यादा क्यों नहीं होनी चाहिए खुद से देखो। सपोज करो कि ये मेरा क्लोनिंग वेक्टर है, इसमें ये 3 क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है। तुमने इसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कराया तो ये 3 फ्रेगमेंट में टूट जाएगा, 1, 2 एंड 3। तो ये 3 फ्रेगमेंट ऐसे आ गई तुम्हारे पास। ठीक है? 1, 2 एंड 3। पहली बात, जब तुम अपना डिज़ायर्ड डीएनए इसमें इंसर्ट करोगे कैसे पता चलेगा कि वो यहाँ इंसर्ट हुआ, यहाँ इंसर्ट हुआ या यहाँ इंसर्ट हुआ? नहीं पता चलेगा। दूसरी चीज़, तुमने कहीं पे भी रैंडमली सपोज इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद तुम्हें क्या पता कि इन तीनों फ्रेगमेंट की सीक्वेंस क्या है, किसको पहले जोड़ना है, किसको बाद में जोड़ना है? जिससे हमारा जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हमारी पूरे क्लोनिंग साइट, हमारा जो क्लोनिंग वेक्टर है उसकी एक एक्चुअल सीक्वेंस क्या है। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो इसलिए क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्लोनिंग साइट हमेशा 1 ही क्यों होनी चाहिए, मोर देन 1 क्यों नहीं होनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट? अब एक एक्चुअल क्लोनिंग वेक्टर का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखें? क्लोनिंग वेक्टर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये क्लोनिंग वेक्टर है, एक प्लाज्मिड है जिसका नाम है PBr322। ठीक है? जिसमें P का मतलब होता है प्लाज्मिड, B और R साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर है, और 322 इनका ऑर्डर है, किस ऑर्डर में इसको बनाया गया। ठीक? अब अगर मैं इस क्लोनिंग वेक्टर का स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो क्या है? देखो, इस क्लोनिंग वेक्टर में हमने क्या कहा था सबसे पहले कि ये क्लोनिंग वेक्टर में क्या होना चाहिए? ओराई। हेयर इज द ओराई। दिख गया हमें ओराई? ठीक है? दूसरा हमने कहा इसमें क्या होना चाहिए? सेलेक्टेबल मार्कर। दिस इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। दोनों ही सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन किसकी तरह काम करते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर की तरह। उसके बाद हमने तीसरी चीज़ क्या बोली, क्या होना चाहिए? क्लोनिंग साइट। राइट? देखो, PST1, PVU1, EcoR1, CLA1, HIN3, AB जो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये AB है, A है BAMH1, ये है SAL1। ठीक है? ठीक है? ये PVU2। जितनी भी ये साइट्स दी गई हैं ये सारी साइट्स किसकी हैं?
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं दीज आर द क्लोनिंग साइट्स। क्या ये बात समझ में आ गई? बचा रोप। रोप का मतलब होता है रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्या मतलब है? रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर है पॉइंट? रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन्स मतलब ये वो प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करेगा जो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन हमें रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि जब वो रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा यहाँ से तो उसको वो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी जो रेप्लिकेशन के लिए चाहिए, तो वो यहाँ से बनाएगा। क्या हमें बात समझ में आ गई? अब इसी वेक्टर को यूज़ करके हम देखेंगे कि कैसे ये एक सेलेक्टेबल मार्कर इसमें काम करता है। ध्यान से देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसकी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? अगर ये प्रोसेस तुम्हें समझ में आया तो बहुत अच्छे से आगे भी समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर मुझे किसी भी डीएनए को हमारे वेक्टर डीएनए में इंसर्ट करना है तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? डिज़ायर्ड डीएनए। तो ये देखो, ये मैंने ले लिया अपना डिज़ायर्ड डीएनए। क्या ले लिया मैंने लिया इसके अंदर, ये हमारा आ गया डिज़ायर्ड डीएनए, ठीक है? अब इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे डिज़ायर्ड डीएनए। क्या हमें ये बात समझ में आ गई? क्या हो गया? ये हो गया हमारा डिज़ायर्ड डीएनए, ठीक है बात? प्लस इसके साथ मुझे क्या चाहिए? वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए में हमने ले लिया PBR322 वेक्टर। अब देखो, ये PBR322 वेक्टर लूँगी मैं, ये मैंने ब्लैक कलर से लिया, ये मैंने ले लिया PBR322 वेक्टर, जिसमें ये है, ये एक जीन जिसको मैं मार्क कर रही हूँ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये दूसरा जीन जिसको मैं मार्क कर रही हूँ एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक? एक मुझे इसके अंदर क्या चाहिए था? ओराई। क्लियर है पॉइंट? ये इन तीन को हम मेन यूज़ करेंगे। एक इसके अंदर मार्क कर देते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के बीच में एक क्लोनिंग साइट थी जिसको हमने मार्क किया था BAMH1, जो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले। क्या इतनी बात समझ में आ गई हमें? कोई डाउट है इसके अंदर? चलो, अब हमने क्या किया, इन दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करा दिया। किससे ट्रीट कराया हमने? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। जब हम इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कराएंगे तो देखो क्या होगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने ट्रीट कराया? हमने ट्रीट कराया BAMH1 से, ठीक? जब आप BAMH1 से ट्रीट कराओगे तो BAMH1 इसको यहाँ से कट करेगा, राइट? जब ये इसको कट करेगा तो देखो कैसा बचा हमारे पास। ओहो, ये नहीं बनाना था हमें, ये इस तरीके से कट कर देगा, और कट करने के बाद हमारे पास दूसरा प्लस जो डिज़ायर्ड जीन है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है बात? अब मैंने क्या किया, इसके अंदर डाला DNA लाइगेज, क्योंकि मुझे इनको आपस में जोड़ना है। इस DNA को मुझे कहाँ जोड़ना है? यहाँ पे। जब मुझे इसको यहाँ पे जोड़ना होगा तो मुझे जोड़ने के लिए मॉलिक्यूलर ग्लू डालना पड़ेगा। मैंने ग्लू की फॉर्म में क्या डाला? DNA लाइगेज। जब मैंने इसको DNA लाइगेज की फॉर्म में यहाँ पे डाला तो देखो क्या हुआ। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये एज इट इज़ दोबारा जुड़ जाए, ठीक? जिसके अंदर ये तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये क्या है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ये और आई। मतलब हो सकता है ये प्लाज्मिड की फॉर्म में एज इट इज़ दोबारा जुड़ जाए, राइट और नॉट? दूसरी पॉसिबिलिटी इसके साथ ये भी है
कि इसके बीच में हमारा ये डीएनए, जो डिजायर्ड डीएनए था, वो बीच में गया और वो इसके साथ जुड़ गया। तो देखो कैसे जुड़ेगा वो। ये ऐसे जुड़ा था और बीच में ये आ गया हमारे पास, बीच में ये हमारा जुड़ गया। क्या जुड़ गया? ये डिजायर्ड जीन। अगर मैं इसको यहाँ पे कलर कर दूँ तो तुम्हें डिफाइन हो जाएगा। ये डिजायर्ड जीन जुड़ गया। अब ध्यान देना, जब तुमने बैम H1 से इसको कट किया था तो हमारा जो टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस जीन था यहाँ पे आधा आधा टूट गया था बीच में से, ठीक है। आधा टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस जीन यहाँ था और आधा यहाँ था। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में कोई चेंज नहीं आए थे और आई में कोई चेंज नहीं आए थे, ठीक है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी रहेगा। हुआ क्या, ये जो टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस जीन था आधा यहाँ रह गया और आधा यहाँ रह गया, ठीक। और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एज इट इज़ नीचे आ गया। दिस इज राइट। अगर इसके अंदर बीच में हमारा डिजायर्ड डीएनए जुड़ चुका है तो इसको क्या बोलूँ मैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब जब मैंने इसको डीएनए लाइगेज के साथ जोड़ा तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि वो आपस में दोबारा से जुड़ गया, मतलब प्लाज्मिड बना दिया। हो सकता है दूसरी पॉसिबिलिटी के बीच में डिजायर्ड डीएनए जुड़ गया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। क्लियर है अपना पॉइंट? अब हुआ क्या आगे? अब हमें क्या करना है, इन दोनों को किस में डालना है? बैक्टीरियल होस्ट में। बैक्टीरिया में डालेंगे तभी तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि प्लाज्मिड तो बैक्टीरिया के अंदर जाके अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये ले लिया हमने एक बैक्टीरिया। यहाँ पे लिख देते हैं हम, इंसर्ट these into desired host। जो भी डिजायर्ड होस्ट है हमारा, यूजुअली इकोलाई हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं, ठीक है। हमने उसमें इंसर्ट कर दिया। जब आप उसको इसमें इंसर्ट करोगे तो क्या होगा? देखो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम हमेशा पॉसिबिलिटी पे काम करेंगे क्योंकि हम किसी भी चीज़ के लिए श्योर नहीं हैं। तो हमने 3 पॉसिबिलिटीज़ मानी। एक बैक्टीरिया मैंने ये माना, ये दूसरा बैक्टीरिया है और ये तीसरा बैक्टीरिया, ठीक। मैं ये मान के चल रही हूँ कि सपोज़ करो कि जो पहला बैक्टीरिया था उसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ। ये उसका अपना जीनोमिक डीएनए है, अंदर कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ, नो इंसर्ट, क्योंकि पॉसिबिलिटी है इंसर्ट हो भी सकता और नहीं भी। ये दूसरा है, ये इसका जीनोमिक डीएनए, मैं ये मान के चल रही हूँ इसके अंदर ये जो हमारा क्या था, प्लाज्मिड डीएनए इंसर्ट हो गया। क्या इंसर्ट हो गया? प्लाज्मिड इंसर्ट हुआ। क्लियर है पॉइंट? तीसरा मैं ये मान के चल रही हूँ कि उसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट हो गया। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बीच में इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब 3 पॉसिबिलिटी, जब मैं इसको डिजायर्ड होस्ट में डालूंगी या तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट होगा या प्लाज्मिड इंसर्ट होगा या फिर कुछ भी इंसर्ट नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके फर्दर देखते हैं। जब मैंने इतना काम कर लिया, अब मुझे क्या चाहिए? क्या मुझे ये तीनों चाहिए? नहीं, मुझे सिर्फ ये चाहिए जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग है। तो मुझे सिलेक्शन करनी पड़ेगी। सिलेक्शन के लिए क्या यूज़ करेंगे? सेलेक्टेबल मार्कर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले इसको कल्चर कर लिया। क्यों? कल्चर करके इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना ली हर एक बैक्टीरिया की, ताकि कल को मेरा एक्सपेरिमेंट ख़राब भी हो जाए तो मेरे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो मैंने क्या किया, ये एक कल्चर प्लेट ली और इस पर इनको ग्रो कर दिया। ग्रो करने के बाद मेरे पास ये कुछ कॉलोनीज़ आ गई। 5 कॉलोनीज़ मैंने इसमें बना दी। अब इन 5 कॉलोनीज़ में से मुझे ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा मेरा डिज़ायर्ड डीएनए कंटेनिंग, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग है, कौन सा प्लाज्मिड कंटेनिंग है और कौन सा नो इंसर्ट है। बात समझ में आ गई? अब उसको सेलेक्ट करने के लिए अगर मैं ओरिजिनल प्लेट पर काम करती हूँ तो ओरिजिनल प्लेट पे अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो पूरा एक्सपेरिमेंट ख़राब। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले बना लेती हूँ इसकी रेप्लिका। क्या बना ली मैंने? इसकी
रेप्लिका, रेप्लिका मतलब इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी, फोटो कॉपी यू कैन से। इस कल्चर प्लेट की क्या बनानी है, कैसे बनाई, मैंने इसके ऊपर एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन लिखी या फिर नाइलॉन मेम्ब्रेन रखी। इट इज़ जस्ट लाइक कि तुम्हारे एक हाथ पे मेहंदी लगी है, तुमने दूसरा हाथ ऐसे रखा तो ऑटोमेटिकली इस पर भी लग जाएगी ना, तो वैसे ही नाइलॉन मेम्ब्रेन रखी, जिससे क्या हुआ कि ये जो कॉलोनीज थी सेम उसी जगह पर नाइलॉन मेम्ब्रेन पर भी कुछ बैक्टीरिया पेस्ट हो गए। तो अब जो काम मैं करूँगी, मैंने ये जो काम कर रही हूँ मैं किस पे कर रही हूँ, रेप्लिका पे, ठीक है बात। अब इस रेप्लिका में मैंने डाला, सबसे पहले मैंने इसमें डाला एम्पीसिलिन, एक एंटीबायोटिक थी। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, ध्यान से देखना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आया तो पूरा स्टेप समझ में आएगा। एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, एंटीबायोटिक है। अब इस एंटीबायोटिक का काम क्या होता है कि एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में यूजुअली बैक्टीरिया को ये एंटीबायोटिक किल कर देती है, ठीक है। बट अगर बैक्टीरिया के पास जो भी एंटीबायोटिक आपने दी है उसका रेजिस्टेंट जीन है, उसको रोकने वाला जीन है, तो वो उसको किल नहीं करेगी। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया? अब ध्यान से देखना, मैं वापस से जा रही हूँ। हमारे पास 3 तरह की 2 चीज़ें थी, और आई और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए और प्लाज्मिड। इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। क्या ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में? ग्रो करेगा या मर जाएगा? देखो एम्पिसिलिन है, अगर यूजुअली वो बैक्टीरिया को मार देता है, बट इसके पास रेजिस्टेंस जीन है, उसको रोकने वाला जीन है, तो रोकने वाला जीन है तो वो उसको किल नहीं करेगा, मतलब प्लाज्मिड वाले सर्वाइव करेंगे, ठीक है, तो मतलब प्लाज्मिड वाले ग्रो करेंगे। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास देखो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, इट मीन्स ये भी ग्रो करेगा, ठीक है, मतलब जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है वो ग्रो करेगा, जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं वो ग्रो नहीं करेगा। अब ध्यान से देखो, मैं अब ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि जब मैंने इसके ऊपर एम्पिसिलिन डाली थी तो ये 2 कॉलोनीज डाई हो गई। 3 तरह के बैक्टीरिया थे इसके अंदर, या तो जिसके अंदर कुछ भी इंसर्ट नहीं था। क्या इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था? नहीं, मतलब ये मर जाएंगे। प्लाज्मिड वाले नहीं मरेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग भी नहीं मरेंगे। इट मीन्स कि मैं ये मान के चलूँ कि अगर ये 1 2 3 4 5 कॉलोनीज थी, तो इसमें से जो 2nd और 4th कॉलोनी ये मर गई। क्यों मर गई? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी इंसर्ट, क्योंकि इसमें ना प्लाज्मिड इंसर्ट था ना ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो मैं यहाँ पे इसका कंक्लूजन लिख देती हूँ कि कॉलोनी नंबर 2 and 4 डू नॉट हैव एनी इंसर्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? इट मीन्स कि अब हमारे पास 3 कॉलोनी बची हैं, 1 3 and 5। ये जो 1 3 and 5 बची हैं, इनमें से कुछ कॉलोनीज कौन सी हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग, और कुछ है प्लाज्मिड कंटेनिंग। अब उसमें से सेलेक्ट करने के लिए मैंने इसमें क्या डाल दिया? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाल दी। सेम वही काम करेगी जैसे ये। यूजुअली टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरिया को किल कर देती है, बट अगर उसके पास रेजिस्टेंस जीन हो तो वो किल नहीं करेगी। तो देखो हमारे पास अब 3 कॉलोनीज बची थी, एक ये और एक ये, 1st 3rd और 5th, ठीक है। तो इसीलिए अब बचे ये 2, कौन सर्वाइव करेगा और कौन मर जाएगा? प्लाज्मिड के पास ऊपर देखो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, तो ये सर्वाइव करेगा। क्या इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है? जीन तो है, बट इट विल नॉट सर्वाइव, ये मर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको बनाया तो बीच में हमारा फॉरेन डीएनए इसके अंदर इंसर्ट हो गया था, जिसकी वजह से हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन टूट चुका है, और इंसर्शन की वजह से वो इनएक्टिवेट हो चुका है, इसलिए वो काम नहीं करेगा। मतलब जो कॉलोनीज मर जाएंगी, सपोज मैं अगर ये एज्यूम करूं कि कॉलोनी नंबर 3
और 5 डाई कर गई हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि कॉलोनी नंबर 3 एंड 5 हैव रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट। क्या मुझे पता चल गया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस में था? कैसे पता चला? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की वजह से। अगर वो नहीं होता तो मुझे पता नहीं चलता। अब दूसरी बात देखो, अगर मैं यही काम ओरिजिनल प्लेट पर कर रही होती तो मेरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो मर जाते, कहाँ से लेकर आती? मैंने डुप्लीकेट कॉपी पे काम की थी तो मैं ओरिजिनल में से ले सकती हूँ ना। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको कंपेयर करूँगी किसके साथ? विद ओरिजिनल कल्चर प्लेट। किसके साथ कंपेयर किया मैंने? ओरिजिनल कल्चर प्लेट के साथ। जब मैंने ओरिजिनल कल्चर प्लेट के साथ काम किया, इसके साथ कंपेयर किया, तो मैंने वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिए बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया मैंने एक्सट्रैक्ट किए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग। कौन कौन से? कॉलोनी नंबर 3 एंड 5। और इनको सेपरेट मैंने कल्चर कर लिया। और जब सेपरेट कल्चर कर लिया तो अब मेरे पास सारे बैक्टीरिया कौन से आ गए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग। वही मुझे चाहिए थे। समझ में आ गई बात? मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। तो आवर प्रोसीजर इज डन। क्या ये बात समझ में आ गई हमें? इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्यों मैंने इसको ये नाम दिया? क्यों ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन के इंसर्शन की वजह से जो हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था दैट विल गेट इनएक्टिवेटेड। क्या ये बात समझ में आ गई? अब क्योंकि यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की इनएक्टिवेशन हो रही थी तो इसी को ही मैं एक दूसरा नाम दे देती हूँ। अगर मेरे पास कभी क्वेश्चन आए तो मैं क्या लिखूँगी? इस टॉपिक का नाम हम लिख देंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अगर क्वेश्चन पूछे एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इंसर्शन इन एक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, यू कैन एक्सप्लेन द होल वन। क्लियर है पॉइंट? क्या हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ गई? कोई डाउट है इसके अंदर?